प्यारे भाइयों, मैं हूं संदीप और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अजीत है। तो चलिए अब ये कहानी अजीत जी के नज़रिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मेरे साथ ये घटना घटी थी लगभग आज से 15 साल पहले। तब मैं जवान था, उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। मैं कभी भूत प्रेत से डरता भी नहीं था। मैं पढ़ा लिखा था और ऐसी शक्तियों पर मैं कभी विश्वास करता नहीं था। लेकिन मेरे परिवार के लोग, खास करके मेरी दादी और मेरी माँ, इन शक्तियों पर विश्वास करती थी। उनकी नज़रों में जैसे ईश्वर हैं, उसी तरह से ही भूत प्रेत भी होते हैं। मेरी दादी मुझे बचपन में समझाया करती थी कि देख बेटा, शाम के टाइम ज़्यादा देर बाहर मत खेलना। अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, नहीं तो अंधेरा होने के बाद भूत प्रेत का टाइम हो जाता है, उनसे बचना चाहिए। लेकिन मैं दादी से सवाल पूछता था कि दादी, भूत प्रेत कैसा होता है, मैं कैसे उनकी पहचान करूँगा। तब दादी डांटने लगती थी और मैं डर जाता था। मेरी माँ का भी मानना था कि इस धरती पर, इस दुनिया पर जैसे इंसान रहते हैं वैसे ही भूत प्रेत भी रहते हैं। वह अंधेरा होने पर ही निकलते हैं। मैं उस टाइम समझ नहीं पाता था और जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने इन चीज़ों पर कभी विश्वास किया ही नहीं। मुझे लगा कि यह किस्से कहानियों तक ही सीमित है। ये बच्चों को डराने का एक तरीका है जिससे बच्चे डर जाएं और बाहर ना जाएं। मेरे पिता की एक दुकान थी। वे एक छोटे व्यापारी थे। मेरे पिता की दुकान मेरे गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब मैं अपने गांव से चलता था अपनी दुकान पर जाने के लिए, तो हमारे गांव से 1 किलोमीटर के बाद बिल्कुल सुनसान रास्ता हो जाता था। दोनों तरफ जंगल, झाड़ियाँ, कीकर का पेड़, बबूल का पेड़ और जंगली पेड़। दोनों साइड सड़क के किनारे मुझे दिखाई देते थे। कुछ आगे जाने के बाद मुझे एक खंडहर नज़र आता था। उस खंडहर के बारे में मैंने कई लोगों से पूछा था कि यह खंडहर किसका है। कई लोगों का कहना था कि अंग्रेज़ के ज़माने से ही यह यहाँ पर है। कई लोगों का कहना था कि अंग्रेज़ों के रुकने की जगह थी। यहाँ पर अंग्रेज़ सिपाही आराम करते थे। अब वह जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। मैं वहाँ से जब भी गुजरता था ना, एक नज़र उस खंडहर की तरफ ज़रूर देखता था। ना जाने क्यों वह खंडहर मुझे आकर्षक लगता था। ऐसा लगता था कि खंडहर मुझे बुला रहा हो। मेरे मन में कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल रोकूं, एक बार खंडहर में जाकर देखूं कि असल में खंडहर है क्या। लेकिन मैं जल्दी में होता था तो मोटरसाइकिल रोक नहीं पाता था और मैं सोचता था कि आज नहीं फिर कभी, अभी तो जल्दी दुकान पर पहुंचना है, नहीं तो पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। और फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए आगे निकल जाता था। कई बार मेरे मन में ऐसा लगा कि चलो 5 मिनट लगता है, मोटरसाइकिल रोकते हैं, एक बार खंडहर में देख के आते हैं कि आखिर खंडहर है क्या भला। क्या सचमुच यहाँ पर अंग्रेज़ सिपाही रुकते थे? अंग्रेज़ों के ज़माने का था या कोई राजा का बनाया हुआ घर था जो अब खंडहर में बदल चुका है? उसका जवाब मुझे किसी ने सही से बताया नहीं था। उस खंडहर के प्रति ना जाने मुझे क्यों लगता था कि एक बार मुझे ज़रूर देखना चाहिए। वह मुझे आकर्षित करता था, जैसे कहता था, आओ तो सही एक बार तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। कई बार मैं अपनी मोटरसाइकिल धीमी कर चुका था, लेकिन मैं घर से ही लेट निकलता था। मैं सोचता था कि अगर मैं बाइक रोकूंगा तो और लेट हो जाऊंगा और पिताजी फिर मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे। चलो फिर कभी जब मेरे पास में वक्त होगा तब मैं इस खंडहर में एक बार ज़रूर जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते सालों हो चुके थे, लेकिन ऐसा समय आया ही नहीं। अब उस खंडहर में जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं, जंगली पेड़ उगे हुए थे। वह खंडहर आसानी से नज़र आता भी नहीं था। उन पेड़ों के अंदर
छुप सा गया था, लेकिन मुझे पता था किस जगह पर खंडहर का अवशेष अभी है। मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया था। सुबह मैं तो देर से दुकान की तरफ चलता था और जब रात को 8 बजे दुकान बंद हो जाती थी तो मुझे तो बहुत जल्दी होती थी कि चलो अब घर। इसीलिए मैं कभी खंडहर की तरफ जा ही नहीं पाया था और वह रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जब मैं अपनी दुकान बढ़ा करके बंद करके अपने घर की तरफ निकला था तो रात के करीब 9 बजे बज चुके थे। आसमान बिल्कुल साफ था, शायद पूर्णमासी की रात थी। गर्मी का टाइम था, मौसम भी बढ़िया था और मैं मस्ती में अपनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। वह जो खंडहर था ना, दिन में तो मैं कभी जा नहीं पाया तो रात में जाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वह जगह अब झाड़ियों से भरा हुआ था, जंगली पेड़ उगे हुए थे। तो ऐसे में मैं रिस्क ले भी नहीं सकता था। मुझे पता था कि वहाँ पर सांप बिच्छू ज़रूर होंगे और मैं सांप बिच्छू से बहुत डरता था। लेकिन जब मैं अपनी बाइक लेकर चलता हूँ और उसी जगह पर जहाँ पर खंडहर था वहाँ पर मेरी बाइक रुक गई। ये सामान्य सी घटना थी। कई बार मेरे बाइक के साथ में ऐसा हो जाता था। मैं अपनी बाइक को चेक करने लगा कि समस्या क्या है, मेरी बाइक क्यों रुक गई। कई बार मैं बाइक की समस्या का समाधान कर लेता था और आज भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टाइम चला जा रहा था और मैं परेशान हो रहा था। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और वहाँ से मेरे गांव की दूरी अच्छी खासी थी। इतनी दूर मैं बाइक को धकेल करके नहीं ले जा सकता था। मैं जवान था, हिम्मत से भरा हुआ था। भूत प्रेत से तो मैं कभी डरता भी नहीं था, लेकिन मैं परेशान ज़रूर था। मैं बार बार खाली सड़क पर अपनी नज़रें दौड़ा रहा था कि कोई आता हुआ मुझे दिख जाए, कोई बाइक वाला मुझे नज़र आ जाए ताकि मैं उसे अपनी बाइक चेक करवा सकूं, और नहीं तो मुझे हेल्प कर सके ताकि मैं अपने गांव तक 10 काम तक पहुंच सकूं। लेकिन उस रोड पर कोई भी मुझे उस वक्त पर आता जाता नज़र नहीं आ रहा था। 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं थक चुका था, किक मारते मारते पसीने से नहा गया था। मुझे अपनी बाइक पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जो आज मुझे डीप चेचानुम झेलना पड़ रहा था। पेट्रोल भरा हुआ था, हर चीज़ मेरी नज़र में बिल्कुल सही थी। तो कमी कहाँ पर थी? बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी? क्या है दिक्कत जो मैं समझ नहीं पा रहा था? मैं थका हुआ था और सड़क पर ही बैठ जाता हूँ, सुस्ताने लगता हूँ। चांदनी रात थी, भरपूर चांदनी बिखरी हुई थी और ये हवा भी अब ठंडी ठंडी चलने लगी थी। गर्मी के टाइम में जब रात हो जाती थी ना, तब धीरे धीरे मौसम ठंडा भी हो जाता था। तब शरीर को बड़ा आराम मिलता था। मुझे भी बहुत राहत मिलने लगी थी। मेरा पसीना सूखने लगा था, लेकिन मुझे अपने घर भी तो जाना था। एक बार और मैं कोशिश करता हूँ बाइक स्टार्ट करने का, लेकिन वह बाइक स्टार्ट हो नहीं पाती है। तभी मुझे कोई रोड पर आता हुआ नज़र आता है। मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ और जब वह थोड़ा नज़दीक आता है तो मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत है जो लंगड़ाती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसके पैर में कोई परेशानी थी, तभी तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन चलने का स्पीड एक साधारण इंसान की तरह था। वह मेरे पास आकर मैं उससे कुछ बोल पाता, उससे पहले कहने लगी, क्या बाइक ख़राब हो गई? तब मैं कहता हूँ, हाँ जी बाइक ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या। तब वह चारों तरफ देखती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, यहाँ तो आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है, बड़ा मुश्किल भरा है। मैं बोलता हूँ कि हाँ आंटी आप सही कह रही हैं, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? तब वह कहती है कि बेटा मेरा घर तो यही पास में ही है, वह जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना वहीं पर है। मैं तो अपने घर पहुँच गई हूँ, लेकिन बेटा तुम इतनी दूर अपने गांव कैसे जाओगे? मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर थोड़ा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि जहाँ पर खंडहर का इलाका है वहाँ कोई गांव भी है, कोई बस्ती भी है। मुझे तो आज तक पता नहीं था। तब मैं आंटी से कहता हूँ कि आंटी मेरी नज़र में तो यहाँ पर एक खंडहर है, यहाँ तो कोई गांव है ही नहीं।
मैं तो हर रोज़ इस रोड से आता हूँ जाता हूँ, मुझे तो कोई घर कोई बस्ती नज़र नहीं आई है। तब आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, यहाँ पर मेरा घर है, कुछ और घर भी हैं, कभी खंडहर में गए हो? मैं कहता हूँ कि नहीं आंटी, मैं तो कभी गया नहीं हूँ। तब आंटी मुस्कुराती हुई कहती है, इसीलिए ना, अगर तुम खंडहर के साइड में जाते तो तुम देख पाते। मेरा घर वहीं पर है बेटा, हम तो काफ़ी साल से इसी घर में रहते हैं, और भी घर हैं वहाँ पर भी लोग रहते हैं। मैं कहने लगा, आंटी, मैंने तो आज तक कोई घर नहीं देखा। तब आंटी कहती हैं, बेटा अगर तुम खंडहर की साइड में आते तभी तुम्हें घर दिखता। हमारा घर पेड़ों से घिरा हुआ है। अब देखो ना, आगे जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है, तो घर कहाँ से दिखाई देंगे। चलो बेटा, मेरे पास में ही घर है, मैं तुम्हें पानी वानी पिलाती हूँ। अब देखती हूँ कि तुम्हारी मदद हो जाए। एक बंदा मेरा जानने वाला है, शायद वह तुम्हारी बाइक को सही कर दे। अब आप भी जाओ, मैं भी दूर से आ रही हूँ और थकी हुई हूँ, मेरे पैर में परेशानी भी है। और वह बूढ़ी औरत उस खंडहर की तरफ जाने लगी। अब बार बार मुझे इशारा कर रही थी कि आओ बेटा आ जाओ, मेरे घर में ठंडा ठंडा पानी भी है और मैं तुम्हारी बाइक का मरम्मत भी करवा दूंगी, आओ भी। लेकिन मैं सोच रहा था, ये जो आंटी बता रही थी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पर मैंने कोई गांव कोई घर आज तक देखा नहीं था, जबकि मैं आते जाते खंडहर की तरफ बिल्कुल ध्यान रखता था। तो क्या आंटी सही कह रही थी कि आगे पेड़ पौधे से घर और वह बस्ती बसी हुई है? मुझे मदद की ज़रूरत थी, मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने सोचा कि अभी आंटी से डरने की क्या बात है, मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पढ़ा लिखा था ना। तब मैं आंटी को कहता हूँ, आवाज़ देकर रुको आंटी, मैं भी आ रहा हूँ। और आंटी रुक गई थी। जब मैं उनके पास जाता हूँ तब आंटी कहती हैं, अरे घबराओ मत बेटा, बस पास में ही हमारा घर है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और मैं आंटी के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। इस खंडहर के बगल से एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा था और उसी रास्ते पर असेटिक आंटी चलती जा रही थी। मुझसे बात करती जा रही थी कि बेटा क्या करते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। मैं सब चीज़ का जवाब देता हुआ आंटी के साथ चला जा रहा था। वाकई हम खंडहर के पिछले हिस्से में आ चुके थे, लेकिन उस साइड भी पेड़ पौधे मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और तब मैं आंटी से कहता हूँ कि आंटी आपने तो बताया था कि खंडहर के पास ही हमारा घर है, यहाँ तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। तब आंटी कहती हैं, बेटा मेरे घर के पीछे भी और भी घर हैं, अब चलो भी आओ भी। और मैं आंटी के पीछे चल पड़ता हूँ। उस घर के दरवाजे पर पहुँच जाता हूँ। आंटी खड़ी होकर दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। कई बार देती हैं, तब वह दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खोलने वाली एक और महिला थी, वह भी जवान थी। रंगीन कपड़े पहन रखे थे, चमकदार कपड़े जो रोशनी में ज़्यादा ही चमक रहे थे। वह बूढ़ी औरत से बात करती है कि आज आपने बहुत देर कर दी। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, हाँ कभी कभी टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। देखा ये नौजवान प्यासा है, इसकी बाइक ख़राब हो गई है, पहले तुम पानी पिलाओ, फिर इसकी मदद भी करनी है, क्योंकि नौजवान को अपने गांव की ओर निकलना भी तो है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आंटी मेरी फ़िक्र कर रही थी। तब आंटी कहती है, बेटा आप बैठ भी जाओ। वहाँ पर पुराना एक खाट था, वो मुझे उस पर बैठने के लिए कहती हैं। जब मैं उस पर बैठने जा रहा था तभी मुझे कुछ बदबू सी महसूस हुई उस खाट से आई हुई। मैं थोड़ा हिचक गया। तब आंटी कहती हैं उस जवान महिला से, अरे इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दो, देखो नौजवान बैठ नहीं पा रहा है। तब वह नौजवान औरत अंदर के कमरे की तरफ चली जाती है, फिर एक दरी लेकर आती है और दरी उस पर बिछा देती है और फिर मुझे कहती है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आ रही हूँ। आंटी भी अंदर वाले कमरे में चली गई थी। मैं उस खाट पर बैठना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब वह दरी बिछाने के बाद बदबू जो मुझे महसूस हो रही थी वह गायब हो चुकी थी, तब मैं उस खाट पर बैठ जाता हूँ। वह औरत जो पानी लेने के लिए गई थी
कुछ ही देर में लौट कर आ जाती है गिलास में पानी लेकर। मैं पानी पीता हूँ। वाकई पानी बिल्कुल ठंडा था और स्वादिष्ट भी था। फिर वह जवान औरत अंदर चली जाती है और कुछ ही देर में वह आंटी मेरे पास आती है और कहती है, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारी बाइक के लिए मदद लेने के लिए जा रही हूँ। मैंने बताया था ना, एक नौजवान है जो तुम्हारी बाइक को सही भी कर देगा। मैं उसी को बुला कर ला रही हूँ। तब तक तुम आराम करो। मैं अब क्या करता, इस चारपाई पर लेट जाता हूँ कि चलो थोड़ी देर अपने बदन को सीधा कर लेते हैं, ना जाने कितना और टाइम लगेगा। वह बूढ़ी औरत तो चली जाती है दरवाजे से बाहर। फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह जवान महिला दरवाज़ा बंद करके एक बार मेरी तरफ देखती है। कहती है, कुछ और भी आपको चाहिए? तब मैं मना करता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वह जवान औरत दूसरे घर में कमरे में चली जाती है। अब मैं उस जगह पर अकेला ही रह जाता हूँ। कब मेरी आंख लग जाती है मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता है। और जब मुझे कुछ अपने बदन में दर्द का एहसास होता है तो मेरी नींद खुल जाती है और जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि वह बूढ़ी औरत और वह जवान महिला मेरे शरीर पर कोई लेप लगा रहे थे, गाढ़े का रंग का, जो देखने में लाल नज़र आ रहा था। मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उस लेप को मेरे बदन पर रगड़ते जा रही थी, जिससे मेरी चमड़ी रगड़ती जा रही थी और मुझे दर्द होने लगा था। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि मेरे साथ में कर क्या रहे हैं। आंटी भी और वह जवान औरत भी। तब तक मैं नींद से जाग चुका था और दोनों को धमकता हूँ, यह सब मेरे साथ में क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये क्या मेरे शरीर पर लगा रहे हो? तभी बूढ़ी औरत मुझे धमकाती है, आराम से, बिना शोर शराबे के, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही तुम करो, नहीं तो वक्त से पहले तुम मारे जाओगे। जैसे ही वह बात बोलती है ना, मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसका चेहरा पहले से कुछ अलग लग रहा था। उसके नैन नक्श सब कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे थे। उसकी आंखें धंसी नज़र आ रही थीं, जैसे आंखों के अंदर गड्ढा हो गया हो। उसकी नाक भी बहुत लंबी नज़र आ रही थी और वह जवान महिला, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी, उसका भी चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। चेहरे पर बहुत सारे कटे फटे के निशान थे। उसकी भी आंखें जैसे अंदर धंसी हुई थी। उसकी भी नाक लंबी थी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी। ये लोग कौन है भाई? ये मेरे साथ में क्या कर रहे हैं? मैं विरोध करता हूँ कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। मेरा कपड़ा कहाँ है? मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। आप मुझे धोखे में यहाँ लेकर आई हैं। आपका कुछ मतलब और है। ये सब मेरे साथ में क्यों कर रही हैं आप लोग? मेरा कपड़ा दीजिए, मुझे अपने घर लौटना है। मैं यहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसके साथ वह जवान महिला, जो काफ़ी खूबसूरत पहले मुझे नज़र आ रही थी, वह भी हंसती है। अब बूढ़ी औरत कहती है, अब तुम यहाँ से लौट नहीं पाओगे। हाँ, कुछ देर ज़रूर ज़िंदा रहोगे जब तक मैं वह सब विधि विधान ना कर लूँ। इसके बाद तुम्हारा गर्म खून हम दोनों पिएंगे। फिर हम सालों साल जवान बने रहेंगे। और बोल करके वह दोनों की दोनों हंसने लगती हैं। मुझे लगा कि दोनों यह क्या कर रही हैं? कहीं यह दोनों कोई भूत प्रेत तो नहीं है? एक बार मेरे पूरे बदन में सेंध दौड़ जाती है। वह तो बिल्कुल जैसे दादी बचपन में बताया करती थी कि भूत प्रेत का चेहरा डरावना होता है। उसकी आंखें धंसी होती हैं, उसकी आंखों में रोशनी नजर आती रहती है। उनकी नाक जो होती है ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है और उनके पैर सीधे नहीं होते हैं, उल्टे होते हैं। यही सब तो मैं देख रहा था दोनों को। जैसे मेरी दादी बता रही थी, दोनों वैसे ही तो लग रहे थे। तब मैं खौफ से भर जाता हूँ, डर जाता हूँ, चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। मैं चारपाई से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि चारपाई ने मुझे चिपका रखा है, मुझे उठने नहीं दे रही है। और वह दोनों औरतें ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं, जैसे खुशी मना रही हो। मैं सब कुछ समझ चुका था। जो बूढ़ी औरत बता रही थी कि मेरे साथ में कुछ विधि विधान कर रही थी, वह जो लेप लगा रही थी वह उसी का हिस्सा था।
वह बता रही थी कि हम तुम्हारा खून पिएंगे, फिर हम सालों साल जवान नजर आएंगे। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, चारपाई से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारपाई जैसे मुझे जकड़ लिया था, मुझे उठने तक नहीं दे रही थी। मैं समझ गया कि मैं इस जगह से अब जिंदा लौट नहीं पाऊंगा। मैं अपने घर पर अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा। मेरा खेल खत्म हो गया, मेरा खेल खत्म हो गया। मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ। उनसे कहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए, बदले में जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान बख्श दीजिए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, तेरे पास है क्या जो तू मुझे देगा? हम लोगों को कोई धन दौलत की ज़रूरत होती नहीं है। हमें तो गाढ़ा गाढ़ा गर्म खून चाहिए जो तुम्हारे बदन के अंदर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बस कुछ देर और इसके बाद हम तेरे बदन का सारा खून पी जाएंगे। और फिर यह बात बोल करके दोनों औरतें खुशी मनाने लगती हैं, हंसने लगती हैं। मैं अब समझ जाता हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यह जैसा बोल रही हैं मेरे साथ में वैसा ही कर लेंगी। मैं इस घर से जिंदा निकल ही नहीं पाऊंगा। मैं निराश हो जाता हूँ। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगता हूँ कि ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए ना, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन शायद ईश्वर भी मेरी प्रार्थना सुन नहीं पा रहे थे। वह औरतें जैसे जश्न मना रही थीं, हंस रही थीं और गोल गोल डांस कर रही थी घूम घूम करके। और मेरी तरफ कभी कभी वह देख लेती थी। चारपाई ने मुझे जकड़ रखा था, मुझे उठने तक नहीं दे रही थी। तब मैं समझ गया कि मेरा अंत अब नज़दीक आ गया है। ईश्वर से कई बार प्रार्थना किया, लेकिन कोई भी मदद अभी तक नहीं आई थी। मुझे ईश्वर से विश्वास उठने लगा था। ईश्वर मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मेरी दादी माँ कहाँ करती थी, ईश्वर पर भरोसा रखना। कभी भी ऐसे वक्त तुम्हारे पास में आए तो ईश्वर ही तुम्हारी मदद कर सकता है। इंसान तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले ईश्वर को तुम याद करना, उनसे ही मदद मांगना। मदद तुम्हें ज़रूर मिलेगी। किसी ना किसी रूप में ईश्वर तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच नहीं पा रही है। तभी तो ईश्वर मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। दोनों औरतें नाचती रहीं, दोनों गोल गोल घूमती रहीं, मेरी चारपाई के चक्कर काटती रहीं। जब भी उनसे मेरी नज़रें मिलती तब उनकी हंसी और गूंजने लगती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उनकी आंखों में अब देखना नहीं चाहता था। मैं समझ गया कि मैं चुड़ैलों के घर में आ चुका हूँ। दादी बताती थी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल होती है। वह इंसानों का खून पीती है। वह खून के बगैर रह नहीं पाती है। उनकी शक्ति कम हो जाती है। जब वह इंसान का खून पी लेती है तो उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। मुझे लगा कि दोनों की दोनों चुड़ैलें चुड़ाए चुड़ाने हैं। अब क्या, यह तो हमारा खून पी लेंगी। मैं तो अब मर ही जाऊंगा ना। मैं अपने परिवार में जा नहीं पाऊंगा। मैं अपने परिवार का चेहरा देख नहीं पाऊंगा। ईश्वर मेरी मदद कीजिए। ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ईश्वर भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। औरतों का डांस तेज तेज चल रहा था, गोल गोल घूमती हुई हंसते हुए डांस कर रही थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जोर जोर से, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। जैसे ही दरवाजे पर कई बार जोरदार दस्तक होती है। जो दोनों औरतें थीं, एक बूढ़ी और एक जवान, दोनों जो हंस रही थी, उनकी हंसी थम जाती है। जो डांस कर रही थी उनका डांस भी रुक जाता है। दरवाजे की तरफ देखने लगती है, फिर आपस में जैसे पूछ रही हूँ, आंखों में इशारा करके कि यहाँ पर कौन आ गया। मैं भी उस दरवाजे पर दस्तक को महसूस किया था। पहले तो मुझे लगा कि इन्हीं का कोई साथी होगा, कोई चुड़ैल और होगी जो मेरा खून पीने के लिए आई है। लेकिन जब मैं उनको डरा हुआ देखता हूँ, जो वह हंस रही थी, डांस कर रही थी, वह सब रुक जाता है। वह दरवाजे को देख के डरी हुई नजर आती है और फिर बाहर में जोरदार दस्तक होने लगता है, जैसे कोई भी है, दरवाज़ा को तोड़ देना चाहता है। मुझे लगा कि क्या ईश्वर ने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। एक जीवन की आस मुझे मिलने लगती है। मैं चारपाई से उठने की
कोशिश करता हूँ तो चारपाई मुझे छोड़ देती है। मैं झटके से उठता हूँ और मैं अपने कपड़े तलाशता हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, और वह दोनों चुड़ैल एक दूसरे के हाथ पकड़े अभी भी जैसे सहमी हुई थी, डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं उनको कांपते हुए देख रहा था। तो आखिर दरवाजे पर कौन था? कौन था दस्तक देने वाला? ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत था या फिर कोई और? मैं पूरे कमरे में अपने कपड़े को तलाशता हूँ और आखिरकार एक कोने में कपड़ा मुझे मिल जाता है। आनन फानन में जैसे तैसे कपड़े को पहनता हूँ और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। दस्तक बार बार हो रही थी। दस्तक रुक नहीं रही थी, जैसे बाहर कोई भी है वह दरवाजे को तोड़ देना चाहता है। तब तक मैं दरवाजे के पास पहुंच जाता हूं। जो बंद था उस कुंडी को मैं खोल देता हूं और अगले पल ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। जैसे दो हाथ मुझे बाहर खींच लेते हैं। मेरी आंख बंद होती चली जा रही है। जैसे लग रहा है कि मुझे कोई कंधे पर उठा रखा हो। ठंडी हवा चलती जा रही हो। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद का झोंका महसूस हो रहा है। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आंखें खोल नहीं पाता हूँ और फिर मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। अरे बेटा, ये सड़क सोने के लिए नहीं है। उठो भी बेटा। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? उठो, तुम सड़क पर लेटे हुए हो। उठ जाओ। तुम कौन हो बेटा? यहाँ पर क्यों सो रहे हो? मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपनी बाइक के पास ही सड़क पर लेटा हुआ हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे उठा रहा है, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद ही कपड़ा पहन रखा है। मुझे जगाता है, तब मैं उठकर बैठ जाता हूँ। मुझसे कहता है, बेटा तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए थे? क्या तुम कोई नशा पानी करते हो बेटा? मैं आसपास में हर तरफ निगाहें दौड़ाता हूँ। वह लम्हा मुझे याद आ जाता है जब मैं बूढ़ी औरत के साथ इस खंडहर के अंदर जाता हूँ और उस खंडहर में एक घर है। उस घर के अंदर फंस जाता हूँ। मुझे वह हर चीज़ याद आ जाती है। वह भी याद आती है। उस दरवाजे पर दस्तक होता है। मैं भाग करके जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और तब ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगता है। मेरी आंखें बंद होती जाती हैं। तब मुझे महसूस होता है कि दो हाथ मुझे हवा में उठा लिया हो, अपने कंधे पर डाल के मुझे लेकर जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखें खोल रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। फिर मैं सो गया था और जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को रोड पर पाता हूँ। कमाल था। मैं डरी हुई निगाह से उस खंडहर की तरफ देखता हूँ। वह बूढ़ा जो मुझे उठाया था कहने लगा, बेटा उधर क्या देख रहे हो? उधर तो भूतों वाला खंडहर है। तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए थे? बात क्या बेटा? तुम अपने गांव जाओ। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं उस बूढ़े आदमी को देखता हूँ। आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन है और आधी रात के वक्त मेरे पास में कहाँ से आया? लेकिन मैं उससे कोई सवाल पूछ नहीं पाता हूँ। फिर मुझसे कहता है, बेटा तुम अभी यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करो और यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करो। मैं जानता था कि मेरी बाइक खराब है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं उसको बताना चाहता था कि अंकल ये बाइक की वजह से तो मैं सारा खेल में फंसा हुआ था। यह बाइक तो मेरी खराब हो चुकी है, लेकिन मैं उससे बोल नहीं पाता हूँ। मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। जैसे लग रहा है कि उसकी आंखों में कोई तेज है। वह बूढ़ा बार कहता है, बेटा देर मत करो। तुम इस जगह से अपने गांव चले जाओ और देखो कभी इस जगह पर अंधेरे में कभी मत आना। ये तो भूत वाला इलाका है। खंडहर के भूत प्रेत चुड़ैल यहाँ पर रहती हैं। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था और तुम तो यहाँ बार का चेहरा देख नहीं पाऊंगा। ईश्वर मेरी मदद कीजिए। ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ईश्वर भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। औरतों का डांस तेज तेज चल रहा था। गोल गोल घूमती हुई हंसते हुए डांस कर रही थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जोर जोर से, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। जैसे ही दरवाजे पर कई बार जोरदार दस्तक होती है। जो दोनों औरतें थीं, एक बूढ़ी और एक जवान, दोनों जो हंस रही थी, उनकी हंसी थम जाती है। जो डांस कर रही थी उनका डांस भी रुक जाता है।
दरवाजे की तरफ देखने लगती है। फिर आपस में जैसे पूछ रही हूँ, आंखों आंखों में इशारा करके कि यहाँ पर कौन आ गया। मैं भी उस दरवाजे पर दस्तक को महसूस किया था। पहले तो मुझे लगा कि इन्हीं का कोई साथी होगा, कोई चुड़ैल और होगी जो मेरा खून पीने के लिए आई है। लेकिन जब मैं उनको डरा हुआ देखता हूँ, जो वह हंस रही थी, डांस कर रही थी, वह सब रुक जाता है। वह दरवाजे को देख के डरी हुई नजर आती है और फिर बाहर में जोरदार दस्तक होने लगता है, जैसे कोई भी है दरवाज़ा को तोड़ देना चाहता है। मुझे लगा कि क्या ईश्वर ने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। एक जीवन की आस मुझे मिलने लगती है। मैं चारपाई से उठने की कोशिश करता हूँ तो चारपाई मुझे छोड़ देती है। मैं झटके से उठता हूँ और मैं अपने कपड़े तलाशता हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। और वह दोनों चुड़ैल एक दूसरे के हाथ पकड़े अभी भी जैसे सहमी हुई थी, डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं उनको कांपते हुए देख रहा था। तो आखिर दरवाजे पर कौन था? कौन था दस्तक देने वाला? ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत था या फिर कोई और? मैं पूरे कमरे में अपने कपड़े को तलाशता हूँ और आखिरकार एक कोने में कपड़ा मुझे मिल जाता है। आनन फानन में जैसे तैसे कपड़े को पहनता हूँ और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। दस्तक बार बार हो रही थी। दस्तक रुक नहीं रही थी, जैसे बाहर कोई भी है वह दरवाजे को तोड़ देना चाहता है। तब तक मैं दरवाजे के पास पहुंच जाता हूँ। जो बंद था उस कुंडी को मैं खोल देता हूँ और अगले पल ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। जैसे दो हाथ मुझे बाहर खींच लेते हैं। मेरी आंख बंद होती चली जा रही है। जैसे लग रहा है कि मुझे कोई कंधे पर उठा रखा हो। ठंडी हवा चलती जा रही हो। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद का झोंका महसूस हो रहा है। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आंखें खोल नहीं पाता हूँ और फिर मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। जब मुझे कोई आवाज़ देता है, अरे बेटा, ये सड़क सोने के लिए नहीं है। उठो भी बेटा। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? उठो, तुम सड़क पर लेटे हुए हो, उठ जाओ। तुम कौन हो बेटा? यहाँ पर क्यों सो रहे हो? मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपनी बाइक के पास ही सड़क पर लेटा हुआ हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे उठा रहा है, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद ही कपड़ा पहन रखा है। मुझे जगाता है, तब मैं उठकर बैठ जाता हूँ। मुझसे कहता है, बेटा तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए थे? क्या तुम कोई नशा पानी करते हो बेटा? मैं आसपास में हर तरफ निगाहें दौड़ाता हूँ। वह लम्हा मुझे याद आ जाता है जब मैं बूढ़ी औरत के साथ इस खंडहर के अंदर जाता हूँ और उस खंडहर में एक घर है। उस घर के अंदर फंस जाता हूँ। मुझे वह हर चीज़ याद आ जाती है। वह भी याद आती है। उस दरवाजे पर दस्तक होता है। मैं भाग करके जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और तब ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगता है। मेरी आंखें बंद होती जाती हैं। तब मुझे महसूस होता है कि दो हाथ मुझे हवा में उठा लिया हो, अपने कंधे पर डाल के मुझे लेकर जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखें खोल रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। फिर मैं सो गया था और जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को रोड पर पाता हूँ। कमाल था। मैं डरी हुई निगाह से उस खंडहर की तरफ देखता हूँ। वह बूढ़ा जो मुझे उठाया था कहने लगा, बेटा उधर क्या देख रहे हो? उधर तो भूतों वाला खंडहर है। तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए थे? बात क्या बेटा? तुम अपने गांव जाओ। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं उस बूढ़े आदमी को देखता हूँ। आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन है और आधी रात के वक्त मेरे पास में कहाँ से आया? लेकिन मैं उससे कोई सवाल पूछ नहीं पाता हूँ। फिर मुझसे कहता है, बेटा तुम अभी यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करो और यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करो। मैं जानता था कि मेरी बाइक ख़राब है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं उसको बताना चाहता था कि अंकल ये बाइक की वजह से तो मैं सारा खेल में फंसा हुआ था। यह बाइक तो मेरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं उससे बोल नहीं पाता हूँ। मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। जैसे लग रहा है कि उसकी आंखों में कोई तेज है। वह बूढ़ा बार कहता है, बेटा देर मत करो, तुम इस जगह से अपने गांव चले जाओ और देखो कभी इस जगह पर अंधेरे में कभी मत आना। ये तो भूत वाला इलाका है। खंडहर के भूत प्रेत चुड़ैल यहाँ पर रहती हैं।
तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था और तुम तो यहाँ पर सड़क पर सो रहे हो। नशा तो नहीं करते हो ना? मैं जवाब तो देना चाहता था कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। अब तब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा था। तब वह बूढ़ी औरत आती है, मुझे बहला फुसला करके उस खंडहर के पिछले हिस्से में ले जाती है, फिर अपने घर पर ले जाती है। मेरे शरीर पर लाल रंग का लेप लगाती है, जिसकी बदबू मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। मैं सब कुछ बताना चाहता था उस बूढ़े इंसान से, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ और मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता हूँ और बाइक जैसे कभी ख़राब ही नहीं थी। एक किक मारता हूँ तो स्टार्ट हो जाती है। बुज़ुर्ग कहते हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ बेटा, निकल जा बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है और ऐसी गलती कभी भी दोबारा मत करना। मैं एक बार पलट करके बूढ़े बाबा की तरफ देखता हूँ, लेकिन उनकी नज़रें उस खंडहर की तरफ रुकी हुई थीं। उस खंडहर की तरफ देख रहे थे और अगले पल मैं अपनी बाइक दौड़ा देता हूँ। डर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हो रहा था। वह झोंका मुझे उस घर की याद दिला रहा था और मैं फिर डर गया था, लेकिन बाइक दौड़ाता नहीं रहा और आखिरकार जब अपने गांव पहुंचता हूं तो आधी रात से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था। घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वह तो मुझे ढूंढने के लिए आ रहे थे। कई लोग थे। पड़ोस वाले भी अपने हाथ में टॉर्च लेकर के खड़े थे और जैसे ही मेरी बाइक देख लेते हैं, सबकी नज़र मेरी तरफ पड़ जाती है। सब खुश हो जाते हैं। मेरे पापा से कहते हैं, लो जी, हम तो आपके बेटे को ढूंढने जा रहे थे, अब तो बेटा ही आ गया। चलो रे चलो अपने घर में। मैं भी अपने घर में आ जाता हूँ और मेरे पिता परिवार सब पूछते हैं कि कहाँ पर रुके थे बेटा, बात क्या हो गई थी। और तब मैं वह पूरी कहानी बताता हूँ। वह कहानी सुनकर कि सब परिवार के लोग डर जाते हैं। मेरी माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, आज के बाद तुम अकेले उस रास्ते पर कभी नहीं जाओगे, आओगे जाओगे तो किसी न किसी के साथ में। मैं उस घटना से काफ़ी दिनों तक डरा रहा था। मैं तो अपनी दुकान पर जाता ही नहीं था। मेरे बड़े भाई और मेरे पिता अब दुकान को संभालते थे। अब मुझे सही होने में 4 महीने का वक्त लगा था। मुझे झाड़ फूंक करवाया जाता था। कभी कभी तो मैं अपने घर में ही डर जाता था। मुझे लगता था कि वह दोनों चुड़ैल मेरे घर में मौजूद हैं, मुझे देख रही हैं, मुझ पर हंस रही हैं। तब घर वालों ने मेरा इलाज करना शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र के द्वारा। तांत्रिक आते थे, झाड़ फूंक करते थे। 4 महीना निकल चुका था, तब जाकर मैं सही हो पाया था। इसके बाद मैं अपनी दुकान पर कभी नहीं गया। मैं शहर में आ गया था, अपनी माँ के घर पर, मामा के घर ननिहाल। अब इसके बाद माँ ने मुझे एक अच्छी नौकरी लगवा दी थी। आज भी मैं उस घटना को याद करके डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। अपना ध्यान रखिए।